हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करेंगे अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसमें से 2 या 3 थ्योरी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से सुनना, पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है लेकिन इसके अंदर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स भी कवर होते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। तो चलिए ये शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम टोटल 17 टॉपिक्स पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, फर्स्ट होगा हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। पहले हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब समझेंगे, उसके बाद सेकंड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, थर्ड है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, फिर आएगा हमारा एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, एक्रुअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी। उसके बाद हमें देखने होंगे कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, और फिर लास्ट होगा हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये टोटल हमारे 17 टॉपिक्स हो जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। तो एक एक करके इन सभी को देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और कन्वेंशंस क्या होते हैं, तो देखो ये तीनों जो हैं लगभग सेम ही होते हैं। हाँ, इनके बीच कुछ डिफरेंस भी होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको ब्रॉडर सेंस में बोलूं तो ये तीनों सेम ही होते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बोलो, प्रिंसिपल्स बोलो, चाहे कन्वेंशंस बोलो, तीनों का मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशंस, वो गाइडलाइंस, वो प्रिंसिपल्स, वो लॉज जिनके बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग करने के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उन्हीं को हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस का नाम देते हैं। और बाकी हमारे ये जितने भी पॉइंट्स हैं 4 से लेके 16 तक, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे इन्हीं 3 टॉपिक्स के अंदर कवर है। इनमें से कुछ हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और कुछ हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। तो एक एक करके इन सभी को हम देखेंगे। तो ये होता क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब ये क्यों लाया गया, आखिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसको भी समझ लो। तो यहाँ पर बेसिकली इन तीनों को लाने का पर्पस था यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना। यानी हम ये चाहते थे कि हमारी अकाउंटिंग जो है वो यूनिफॉर्म हो, उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी आए, वो जो है हर जगह सेम हो। यानी हम चाहते थे कि हर कोई पर्सन जो है सेम तरीके से अकाउंटिंग करे। अगर मैं इसको और भी सिंप्लीफाइड एग्जांपल से आपको समझाऊं तो आप इसको क्रिकेट मैच से समझ सकते हो। क्रिकेट के अंदर क्या होता है, सभी टीम्स के लिए सेम रूल्स होते हैं। वहां पर ऐसा नहीं होता कि इंडिया के लिए अलग रूल है, ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग रूल है, इंग्लैंड के लिए कोई अलग रूल है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी प्लेयर्स जो क्रिकेट मैच खेलेंगे उनके लिए सेम रूल्स है। तभी तो जाके आप उनका कंपैरिजन कर पाओगे कि आखिर कौन सी टीम ने अच्छा खेला। अगर मान लो एक टीम के लिए अलग रूल है, दूसरी टीम के लिए अलग रूल है, तो फिर ये कोई यूनिफॉर्मिटी की बात थोड़ी ना है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि दोनों को जो है सेम लेवल का मौका मिला, क्योंकि किसी के लिए रूल आसान हो जाएगा, किसी के लिए रूल टफ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम चाहते हैं कि मैचेस के अंदर यूनिफॉर्मिटी आए तो उसके लिए हमें सभी टीम्स के लिए सेम रूल्स और रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। या फिर इसका आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, स्कूल्स के अंदर क्या होता है, सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम रूल्स होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक स्टूडेंट के लिए अलग रूल है और दूसरे स्टूडेंट के लिए अलग रूल है, ऐसी बात तो नहीं होती। यहाँ तक कि अगर मैं ब्रॉडर सेंस में बात करूं, आप यूनिफॉर्म को छोड़ दो या फिर छोटी मोटी बातों को छोड़ दो, तो ब्रॉडर सेंस में इंडिया के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं सभी के अंदर सेम रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। लगभग लगभग 80-90% रूल सेम होते हैं। बाकी छोटे मोटे डिफरेंस वो हो जाता है एरिया वाइज, लोकेशन वाइज, लेकिन मेजॉरिटी रूल्स तो सेम ही होते हैं, क्योंकि वहां पर भी यूनिफॉर्मिटी की बात होती है, ताकि जो है सभी स्टूडेंट्स जो हैं एक ही तरीके से सारी बातों को सीख सके। तो समझ में आ रही है बात। तो यूनिफॉर्मिटी हर जगह जरूरी होती है, इसीलिए यहाँ पर अकाउंटिंग के अंदर भी यूनिफॉर्मिटी की बात करी गई और बोला गया कि ऐसा ना हो कि दिल्ली में बैठा अकाउंटेंट कुछ अलग तरीके से अकाउंटिंग करे और वहीं यूपी में बैठा अकाउंटेंट कुछ अलग तरीके से अकाउंटिंग करे और बेंगलोर में बैठा अकाउंटेंट कोई अलग तरीके से अकाउंटिंग करे। अगर ऐसा होता रहा तो फिर तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर कौन सी कंपनी अच्छा काम कर रही है, कौन सा बिजनेस आगे बढ़ रहा है, कौन सा बिजनेस पीछे रह रहा है। इस तरीके से तो कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगा। अगर मैं टेलीकॉम कंपनी की बात करूं तो टेलीकॉम कंपनी के अंदर हमारे पास जियो आ जाती है, वीआई आ जाती है, एयरटेल आ जाता है, बीएसएनएल आ जाता है। तो ये चार हमारी बड़ी कंपनीज हो गई टेलीकॉम के अंदर। तो अब यहाँ पर अकाउंटिंग ने बोला है कि ये चारों कंपनीज जो है सेम तरीके से सेम रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके अपनी अकाउंटिंग करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि जियो अब अलग तरीके से अपनी अकाउंटिंग करेगा, वीआई अलग तरीके से अलग रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी अकाउंटिंग करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। सभी कंपनीज को सेम तरीके से अपनी अकाउंटिंग करनी होगी, यानी सेम रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने होंगे। तभी तो आप कंपैरिजन कर पाओगे कि इस साल जो है जियो ने अच्छी परफॉर्मेंस करी, इस साल जो है बीएसएनएल ने अच्छी परफॉर्मेंस करी, या इस साल जो है एयरटेल ने अच्छी परफॉर्मेंस करी। तो ये कंपैरिजन तो तभी पॉसिबल है ना जब आप इनकी अकाउंटिंग के अंदर यूनिफॉर्मिटी लाओगे,
तभी तो हम इनके बैलेंस शीट, इनकी P&L अकाउंट चेक कर पाएंगे, तभी तो हम बोल पाएंगे कि ये कंपनी अच्छा काम कर रही है या ये कंपनी बेकार काम कर रही है, या पिछले साल के मुकाबले ये कंपनी ने अच्छा काम करा या पिछले साल के मुकाबले इस कंपनी ने बेकार काम करा। इस तरीके की बातें हम तभी बोल सकते हैं जब हमारे पास सेम तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस हो जो सभी कंपनीज फॉलो कर रही हो। तो ये मैंने आपको एक ब्रॉडर सेंस में बता दिया। बाकी अगर हम एक एक करके चलें अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर और कन्वेंशंस के ऊपर, तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की। तो ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डिफाइन द assumption on the basis of which financial statement of a business entity is prepared। तो क्या बोला हुआ है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे assumptions होते हैं। अब ये assumptions क्या होते हैं, तो assumptions का मतलब होता है कि हम ये मान के चलते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ रूल्स बताए गए हैं जिनको हम अज्यूम करते हुए, जिसको हम मानते हुए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अभी रुक जाओ, मैं इसका एग्जांपल दूंगा तब जाके अच्छे से बात क्लियर होगी। द वर्ड कॉन्सेप्ट मीन्स आइडिया और नोशन विच हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। कॉन्सेप्ट का मतलब है आइडिया जिसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, यानी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमारे हर जगह अप्लाई होते हैं, हर बिजनेस में अप्लाई होते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एंटिटी कॉन्सेप्ट हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन भी हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है। अब ये क्या होता है, तो एंटिटी कॉन्सेप्ट को अभी मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो एंटिटी कॉन्सेप्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है जिसको हमें आगे जाके पढ़ना ही है, तो वहीं पे समझेंगे कि ये क्या होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है तो ये यहाँ पर समझ में आ जाएगा। बाकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन भी हमें पढ़नी है। आप देख सकते हो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को लेकर हमारा पॉइंट नंबर 9 है, तो वहां पर भी इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सुन लो। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस और गोइंग का मतलब है कि ये चलता रहेगा। तो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, फिर चाहे किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करें, अकाउंटिंग करते समय हमारी एक अजम्पशन होती है कि हमारा बिजनेस जो है वो आने वाले 20 25 50 सालों के अंदर बंद नहीं होने वाला, वो ऐसे का ऐसा ही चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न, हमारा बिजनेस जो है वो गोइंग रहेगा हमेशा, ये अजम्पशन को हम फॉलो करते हुए चलते हैं। अगर मान लो आप अपने बिजनेस के लिए किसी बैंक के पास लोन मांगने जाते हो, तो बैंक वाले आपको 20 साल 30 साल का लोन दे देते हैं और इसी अजम्पशन के साथ देते हैं कि वो ये मान के चलते हैं कि अगले 20 30 साल तक आपका बिजनेस एज इट इज चलता रहेगा, आप जो है बिजनेस करते रहोगे और इसी तरीके से पैसे कमाते रहोगे। तो ये अजम्पशन लेकर चलते हैं ना बैंक वाले, क्यों, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग के अंदर ये अजम्पशन फॉलो करी जाती है कि आपका बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न है, यानी अभी फिलहाल में जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो उस टाइम पर आप ये मान के चल रहे हो कि आपका बिजनेस नियर फ्यूचर में तो बंद होने वाला नहीं है। तो ये होती है हमारी गोइंग कंसर्न अजम्पशन, और ये अजम्पशन हर बिजनेस के अंदर लगती है। हर बिजनेस के अंदर ये अज्यूम करा जाता है कि वो बिजनेस जो है गोइंग कंसर्न है, तो इसीलिए गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, यानी वो सभी तरीके के बिजनेस के ऊपर अप्लाई होती है, फिर चाहे वो बिजनेस कहीं पर भी हो और किसी भी तरीके का हो। तो समझ में आ रही है बात, अभी थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो काफी है, क्योंकि अभी हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के और भी एग्जाम्पल देखने हैं, वहां पर आपको ज्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी कि ये अजम्पशन क्या होती है, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। अभी हम एंटिटी कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट्स आर दोस बेसिक assumptions and conditions which form the basis upon which accountancy has been laid। तो यहाँ पर वही बात बोली जा रही है कि कॉन्सेप्ट जो है वो हमारी कुछ बेसिक assumptions होती हैं, conditions होती हैं जो फॉर्म करती हैं एक बेसिस, और उसी बेसिस को ध्यान में रखते हुए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे अकाउंटिंग के रूल को बनाने में मदद करते हैं। जो हमारे अकाउंटिंग के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनका बेस होता है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो समझ में आ रही है बात, थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, तो अब इसको यहीं छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन, या अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होती है। तो कन्वेंशंस का मतलब होता है ट्रेडिशन, ये तो आपको पता है। ट्रेडिशन का मतलब हो गया कि वो चीजें जो काफी लंबे समय से चलती हुई आ रही हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की कन्वेंशन की। तो अकाउंटिंग की कन्वेंशन का मतलब हो गया कि हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कई सालों से चलते हुए आ रहे हैं। ये रूल्स कहीं पर रिटन नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इसे कई सालों से फॉलो कर रहे हैं, कई सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशन बन चुके हैं। यानी अकाउंटिंग के अंदर कुछ ट्रेडिशन बन चुका है कि आप इस चीज का ट्रीटमेंट, इस चीज की अकाउंटिंग इसी तरीके से करोगे। ये कोई रिटर्न फॉर्म में रूल्स बना नहीं रखे, बस कन्वेंशन है जो कि इमर्ज हुई है आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। इसी को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोल देते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया अकाउंटिंग के रूल्स जिनके बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते हैं। तो कन्वेंशंस के बेसिस पर भी हम अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि ये कन्वेंशंस जो हैं कई सालों से कई अलग अलग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट कर रखी हैं, अडॉप्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ रूल्स हमारे ऐसे हैं जो कि ट्रेडिशन की वजह से, कन्वेंशन की वजह से अकाउंटिंग के अंदर आए, तो उसी को बोलते हैं हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस। दीज कन्वेंशंस आर ड्राइव्ड बाय यूसेज एंड प्रैक्टिसेस। तो ये कन्वेंशंस कहाँ से आए, यूसेज एंड प्रैक्टिसेस से।
द अकाउंटेंसी बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड मे चेंज एनी ऑफ द कन्वेंशंस टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो मैंने आपको अभी बताया कि एक कन्वेंशन जो है कहीं पर रिटर्न नहीं है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो वर्ल्ड के अंदर जो है हर कंट्री की अपनी एक अलग से अकाउंटिंग बॉडी होती है। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर इंडिया की अकाउंटिंग बॉडी है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया की अकाउंटिंग बॉडी है। उसी तरीके से अगर मैं यूएस की अकाउंटिंग बॉडी की बात करूं तो वो है हमारी CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो उसी तरीके से हर कंट्री की अपनी अलग अकाउंटिंग बॉडी होती है, जिसका काम होता है अपनी कंट्री की अकाउंटिंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाना, ध्यान रखना कि कंट्री के अंदर जो अकाउंटिंग करी जा रही है वो अकाउंटिंग ट्रू एंड फेयर रिजल्ट दे रही है कि नहीं दे रही। तो अकाउंटिंग की क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम किसका है? अकाउंटिंग बॉडीज का। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो वर्ल्ड की अकाउंटिंग बॉडीज हैं वो अगर चाहें तो कभी भी किसी भी कन्वेंशन के अंदर चेंज कर सकती है टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसीलिए बोला जाता है कि अकाउंटिंग कन्वेंशन नीड नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अकाउंटिंग कन्वेंशंस का जो है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होता, इसको हम समय समय पर चेंज कर सकते हैं अपनी अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अगर हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस के एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर हमारा कंसिस्टेंसी हो जाता है, कंजर्वेटिज्म या फिर इसी को हम प्रूडेंस भी बोलते हैं, मटीरियलिटी भी हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन है, और भी तरीके के कन्वेंशंस होते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं तीनों को हमें आगे जाकर डिटेल में पढ़ना है। आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी को लेकर हमारे पास पॉइंट नंबर 14 है, मटीरियलिटी को लेकर पॉइंट नंबर 15 है, और कंजर्वेटिज्म को लेकर हमारे पास पॉइंट नंबर 13 है। तो ये तीनों पॉइंट्स को हमें आगे जाकर डिटेल में पढ़ना है, तो वहां पर हम इनका मतलब डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए अगर मैं आपको एक बार कंजर्वेटिज्म का मतलब बता दूं तो ध्यान से सुन लो, ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन बोलती है कि आपको जो है अपने फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस को लेकर अलर्ट होकर चलना है। अगर आपको लगता है कि आपको नियर फ्यूचर यानी अगले 2-3 महीने के अंदर फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेड लॉस होने वाला है और ज़्यादा चांस यही है कि वो लॉस हो जाएगा, तो उस केस में भले ही वो लॉस फ्यूचर का हो, लेकिन आपको आज पता है ना कि 2-3 महीने के अंदर ये लॉस होने वाला है, तो आप एक काम करो, आप इस लॉस को आज ही अपने अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड कर लो। यानी फ्यूचर लॉसेस को हम आज ही रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जब बात आती है फ्यूचर एक्सपेक्टेड गेन की, तो वहां पर ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलता है कि गेन आपका होने वाला है, अच्छी बात है, फ्यूचर में आपके गेन होने के चांस बहुत ज्यादा है, ये और भी अच्छी बात है। लेकिन फ्यूचर गेन को आप, फ्यूचर प्रॉफिट को आप तभी रिकॉर्ड करोगे जब एक्चुअल में प्रॉफिट हो जाएगा। यानी फ्यूचर प्रॉफिट को हम आज प्रेजेंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, भले ही हमें कंफर्म हो कि ये प्रॉफिट हमें होने वाला है। अब ये क्यों बोला गया, तो आप समझ ही सकते हो कि अकाउंटिंग कहता है कि आने वाले लॉसेस के लिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन आने वाले फ्यूचर प्रॉफिट के ऊपर अभी से खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। तो ये बात बोली जाती है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अंदर। बाकी डिटेल में इसको बाद में समझेंगे। तो समझ में आ रहा है, तो ये होते हैं हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, एक बार अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी समझ लो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स का आपस में क्या लेना देना है। तो अगर मैं प्रिंसिपल्स की बात करूं तो प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस। यानी यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब है कि ऐसी गाइडलाइंस, ऐसे रूल्स जो रिटर्न में लिखे हुए हैं। और ये रूल्स और गाइडलाइंस किसके ऊपर बेस्ड होती है? ये बेस्ड होती है हमारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। जो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमारे अकाउंटिंग रूल्स के लिए बेस बना के देते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो अकाउंटिंग रूल्स के लिए बेस बनाकर देते हैं, अकाउंटिंग गाइडलाइंस के लिए बेस बनाकर देते हैं, और फिर उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, यानी अकाउंटिंग के लिए रूल्स और गाइडलाइंस रिलीज करी जाती है। दे आर मोर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो सीधी बात है, अगर रिटर्न में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि आखिर किस तरीके से हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो डेवलप क्यों करे गए? ताकि जो है यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करा जाए। मैंने आपको बताया था हम चाहते हैं कि हमारी अकाउंटिंग के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ जाए और हमारी अकाउंटिंग जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया था, जब हम अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे, तो वहां पर मैंने आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया था और ये बोला था कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में अकाउंटिंग करने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कम्युनिकेट करना चाहते हैं टू द अकाउंटिंग यूजर्स। अकाउंटिंग यूजर्स बोल लो या फिर आप स्टेक होल्डर्स बोल लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर अकाउंटिंग करी ही इसीलिए जाती है ताकि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे अकाउंटिंग यूजर्स हैं, उनको हमारी बात अच्छे से समझ में आ जाए, उनको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए, इसीलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अगर किसी को अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं या फिर आपको स्टार्टिंग से अकाउंटिंग को समझना है, जीरो लेवल से अकाउंटिंग को समझना है, तो उसके लिए आप हमारी चैप्टर 1 वाली वीडियो को देख सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
आप जाके देख लेना, उसके अंदर मैंने अकाउंटिंग जीरो से समझा रखी है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। अगर किसी को अकाउंटिंग का मतलब भी नहीं पता तो वो भी मैंने उसके अंदर समझा रखा है, तो अगर आप चाहो तो उसको देख लेना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो डेवलप करे जाते हैं टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो एक रिटन फॉर्म में होते हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को रिटन फॉर्म में बनाता कौन है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हर कंट्री की अपनी अकाउंटिंग बॉडी है जो इन प्रिंसिपल्स को बनाती है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर इशूड बाय अकाउंटिंग बॉडीज लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ये FASB जो है हमारा एक अकाउंटिंग बॉडी है जो कि यूएस के अंदर है, और इसने जो है गैप रिलीज करा था। गैप का मतलब क्या होता है? गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से यूएस के अंदर अकाउंटिंग करी जाती है, जिन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके यूएस के अंदर अकाउंटिंग करी जाती है, उन रूल्स और रेगुलेशंस को हम गैप का नाम देते हैं। गैप जो है वो यूएस के अंदर फॉलो करा जाता है। गैप का मतलब भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही है। ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो जनरली एक्सेप्टेड है, यानी ये एक ऐसे प्रिंसिपल्स है जिनको जनरली एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी वहां पर जो है इस प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो जो प्रिंसिपल्स जिस कंट्री के अंदर एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, वो प्रिंसिपल्स, वो गाइडलाइंस जो है उस कंट्री के लिए गैप बन जाते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर इंडिया का गैप कौन सा है? तो इंडिया के अंदर आज की डेट में इंडिया का गैप है इंड-एएस। पहले हम पढ़ते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन आज की डेट में हम पढ़ते हैं इंड-एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये हमारा एक लेटेस्ट वर्जन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो अगर आपसे बोलो कि इंडिया का गैप कौन सा है, तो आप बोल सकते हो इंड-एएस, क्योंकि इंडिया के अंदर इंड-एएस को जनरली एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब एक्सेप्ट किसने करा होगा? सीधी बात है, इंडिया के अकाउंटिंग बॉडी ने करा होगा, और साथ के साथ इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा होगा। इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर एक मिनिस्ट्री काम करती है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो जो एमसीए है वो और इंडिया की अकाउंटिंग बॉडी यानी आईसीआई मिलकर जो है इंडिया के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं, गैप बनाते हैं, अकाउंटिंग के लिए गाइडलाइंस जारी करते हैं। तो यहाँ पर यूएस के लिए तो यूएस गैप हो गए। वहीं अगर मैं बात करूं आईएएसबी की, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये है हमारा लंदन के अंदर, जिसने रिलीज करा था आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो जिस तरीके से यूएस की अकाउंटिंग बॉडी ने गैप इंट्रोड्यूस करा था, गैप रिलीज करा था, उसी तरीके से लंदन की अकाउंटिंग बॉडी ने आईएफआरएस रिलीज करा है। अब ये जो आईएफआरएस है ये मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर फॉलो करा जाता है। यहाँ तक कि इंडिया के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पुराने वाले हैं, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आईएफआरएस को ध्यान में रखते हुए ही, आईएफआरएस को देखते हुए ही उसी के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा बहुत उसमें चेंज करके नए वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए, जिसको हम इंड-एएस का नाम देते हैं। तो ये जो हमारा आईएफआरएस है जिसको आईएएसबी ने रिलीज करा था, इन आईएफआरएस के हिसाब से ही हमारे इंड-एएस बने हुए हैं, बस इंडिया के अकॉर्डिंग उनके अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर दिया था। तो ये जो आईएफआरएस है इनकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा कंट्रीज के अंदर है एज कंपेयर टू यूएस गैप। यूएस गैप जो है वो सिर्फ यूएस के अंदर ही लगते हैं या फिर उसके आसपास छोटी मोटी कंट्रीज के अंदर लगते हैं, लेकिन जो आईएफआरएस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड काफी ज्यादा कंट्रीज के अंदर फॉलो करे जाते हैं। और इंडिया ने तो अपना ही एक आईएफआरएस बना लिया, अपने हिसाब से जो है अपने एएस को इंड-एएस के अंदर कन्वर्ट कर लिया। बाकी ये जो आईएफआरएस की बात है, इंड-एएस की बात है, इसको लेकर हमारा एक डिटेल चैप्टर है जिसके अंदर हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करते हैं। वहां पर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे, आईएफआरएस के बारे में बात करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में बात करेंगे। सभी चीजों के बारे में वहां पर बात करी जाएगी कि आखिर ये क्या होते हैं, कब रिलीज करेगा, हमारे पास आज की डेट में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कितने आईएफआरएस है, सबके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा। तो उसके लिए अलग से चैप्टर है। तो समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर क्या बोला गया है? दिस अलाउस फॉर easier comparison of a company financial health over time as well as comparison between companies। तो ये जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं ये हमें मदद करते हैं कि हम जो है आसानी से कंपैरिजन कर सके अपनी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। यानी अगर हम आज की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की मदद से इस बात को कंपेयर कर सकते हैं कि आज हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है और 1 साल 2 साल पहले हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन थी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इस बात को आसानी से कंपेयर करा जा सकता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की मदद से। और साथ के साथ अगर हम चाहें तो हम अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी से भी कंपेयर कर सकते हैं कि आखिर दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में हमारी कंपनी कैसा काम कर रही है। तो समझ में आ गया? तो ये हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए और कन्वेंशंस हो गए। बाकी इनके ऊपर जो एग्जांपल्स हैं या मैं कहूँ इनका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको तो अभी हमें आगे पढ़ना ही है। आप देख सकते हो यहाँ पर 4th पॉइंट हमारा स्टार्ट हो जाता है एंटिटी कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पर मैंने इसको फर्स्ट पॉइंट लिख लिया क्योंकि यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन और प्रिंसिपल ये तीनों अलग टॉपिक हो गए। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको 1 मान के चल रहा हूँ। हम ऐसे पढ़ेंगे, एंटिटी कॉन्सेप्ट हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा सेकंड पॉइंट होगा, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हमारा थर्ड पॉइंट होगा और फिर आगे हम इसी हिसाब से चलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसको हम जो है कई बार बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं या फिर इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं।
तो अब ये होता क्या है तो इसको देख लेते हैं।